अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक, सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हमने इस चैप्टर के अंदर दी गई साइड इंफॉर्मेशंस डिस्कस करनी है। सो डिटेल डिस्कशन व्हाइट बोर्ड पे होगी। चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमने वो इंफॉर्मेशंस डिस्कस करनी है जो कि बुक ने चैप्टर के साइड के ऊपर लिखी हुई हैं। तो साइड इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो साइड इंफॉर्मेशन है वो पेज 86 की है। हेडिंग दी गई है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है, दिस हीटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स हम यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रेफरेंस देते हैं, जिसके मुताबिक किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस होने वाली ईएमएफ -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के इक्वल होती है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो हीटर है ये ऑपरेट किस तरह से कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द वाटर इन द मेटल पॉट इज बॉइलिंग वेयर एज दैट इन ग्लास पॉट इज नॉट। दैट मीन्स अगर आप इस हीटर के ऊपर दो बर्तन रखते हैं, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक, तो जो मेटालिक क्रूसिबल ये कंटेनर है उसके अंदर अगर आप पानी भर के रखते हैं इसके ऊपर तो वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा, लेकिन जो नॉन मेटालिक पैन है उसके अंदर जो वाटर है वो बॉयल नहीं करेगा। इवन द ग्लास टॉप ऑफ हीटर इज कूल टू टच। अगर आप इस हीटर को हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल भी हाथ नहीं जलेगा क्योंकि हीटर की टॉप बिल्कुल ठंडी होगी। द कॉइल जस्ट बीनीथ द टॉप कैरीज एसी करंट। यहाँ पे ये जो हीटर का टॉप दिखाया गया है इसके नीचे पूरा हीटर मौजूद है इस तरह से, और उस हीटर में कॉइल्स मौजूद हैं जिनमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स से मैं कहता हूं कि इस तरीके से यहाँ पे ये हीटर है और इस हीटर के अंदर इस जगह के ऊपर कॉइल्स मौजूद हैं जिनमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। अब सारी बात है, मैं यहाँ पे कंप्लीट कनेक्शन शो नहीं कर रहा। अब जब आप इसके ऊपर यहाँ पे कोई बर्तन प्लेस करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस तरीके से आपने यहाँ पे बर्तन प्लेस किया है कोई, जिसमें आप पानी को बॉयल करना चाह रहे हैं, तो ये जो बर्तन मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेटालिक है और जो दूसरी तरफ होगा वो होगा नॉन मेटालिक इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होगा। तो अगर यहाँ पे जो क्रूसिबल रखा जा रहा है वो अगर ग्लास का बना हुआ है, ग्लास पैन है, तो उसके अंदर भी पानी अगर हम भर के उसे ऊपर रखेंगे तो पानी को बॉयल करना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे हमने जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया है इन कॉइल्स के ऊपर वो इस तरह से एक साइन वेव है। अब यहाँ से इस पॉइंट तक करंट इंक्रीज कर रहा है और B इज इक्वल टू मो नॉट एन आई के मुताबिक अगर I इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी। सो ये कॉइल जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी उसमें इनिशियली नॉर्थ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब जो मेटालिक कंटेनर है वो इस नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ बनाएगा और जो नॉन मेटालिक कंटेनर है वो ये नॉर्थ नहीं बना सकेगा। अब मेटालिक पैन ये नॉर्थ बनाने में क्यों कामयाब है, क्योंकि जब हम उसके ऊपर राइट हैंड कर्ल रूल अप्लाई करते हैं तो जब हम राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड पॉइंट आउट करते हैं तो टॉप व्यू से देखने से हमें पता चलता है कि करंट का इस तरह से ऑर्बिट करना लाजमी है। इस वजह से इस मेटालिक पैन में यहाँ पे इस तरह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इन करंट्स को हम क्या कहते हैं, इन करंट्स को हम कहते हैं एडी करंट्स, जिनके बारे में डिटेल्स हमने ट्रांसफार्मर के टॉपिक के अंदर भी डिस्कस की हुई हैं। एडी करंट्स किसी मेटल के अंदर ऑर्बिटिंग या सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं जो कि उस मेटालिक कंडक्टर में चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस होते हैं। और अब जब ये करंट घूमेगा तो जो जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ
H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी के मुताबिक इसमें हीट एनर्जी जनरेट होगी और अंदर मौजूद पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। अब जाहिर बात है यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ही नहीं बनना, जब इस जगह के ऊपर ये क्वार्टर आएगा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कम हो रहे होंगे तो यहाँ पे तो नॉर्थ ही होगा, लेकिन अब चूंकि इसकी वैल्यू कम हो रही होगी इसलिए पैन इस नॉर्थ के सामने साउथ बनाएगा, तो ये ऑपोजिट पोल्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो अब जो करंट ऑर्बिट करेगा वो राइट हैंड रूल के मुताबिक अपवर्ड नॉर्थ बनाने के लिए टॉप व्यू देखा जाए तो किस तरफ रोटेट करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस दफा इस डायरेक्शन में जो एडी करंट्स फ्लो कर रहे हैं उनकी वजह से फिर से मेटल के एटम से कोलिजन होंगी और हीट एनर्जी जनरेट होगी। उसके बाद जब ये वाला क्वार्टर आएगा जिसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है और मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो चुकी है, उस वक्त ये कॉइल यहाँ पे साउथ बनाएगी, यहाँ पे नॉर्थ बनाएगी और इस साउथ की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। तो कंटेनर यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बना लेगा और अगेन राइट हैंड रूल के मुताबिक उसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जिससे कोलिजन्स होंगी मेटल पैन के एटम्स के साथ और हीट एनर्जी जनरेट होगी। और जब हम इस क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ कम होगी, तो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ ही आएगा लेकिन डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के साथ। तो ये जो कंटेनर है इसमें इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल्स बनेंगे और इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि इसमें करंट जो ऑर्बिट करेगा वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट करेगा और अगेन कोलिजन्स की वजह से जो है वो हीट एनर्जी जनरेट होगी और इस पैन में मौजूद कोई भी जो मटेरियल है लेट्स से वाटर, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब यही काम दूसरी कॉइल करेगी, ये वाली कॉइल, तो उस वक्त चाहे यहाँ पे चेंज आ रहा है, चाहे मेटालिक पैन के साथ साथ नॉन मेटालिक पैन में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के बावजूद यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि करंट का एक्सप्रेशन E/R होता है और जब ओपन सर्किट होता है या इंसुलेटर होता है तो रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी और करंट नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स ईएमएफ तो बनाएंगे लेकिन चूंकि वो चार्ज कैरियर्स मोबाइल नहीं होंगे, मूव नहीं कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पे ना कोई एडी करंट फ्लो करेंगे ना ही कोई नॉर्थ और साउथ बन सकेगा। तो इस वजह से जो नॉन मेटालिक या इंसुलेटर क्रूसिबल या कंटेनर है उसके अंदर खाना नहीं पकेगा, लेकिन जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें चूंकि एडी करंट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा और खाना यहाँ पे आप बना सकते हैं। सो क्योंकि एडी करंट सिर्फ कंडक्टर्स में होते हैं, इंसुलेटर्स में नहीं होते, इसलिए अगर आप अपना हाथ भी इस हीटर के ऊपर यहाँ प्लेस कर दोगे किसी भी जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी हीट फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका हाथ खुद इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, उसमें चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ही नेग्लिजिबल करंट और बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है वो नियरली इक्वल टू 0 होता है। इसलिए आप जब हाथ यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको ये हीटर की टॉप हाई टेम्परेचर पे फील नहीं होगी। हाँ, अगर आपने इस बर्तन को हाथ लगाया तो ये जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा क्योंकि इसके अंदर एडी करंट्स मौजूद हैं और हीट एनर्जी लॉसेस भी मौजूद हैं। नेक्स्ट साइड इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ये साइड इन्फॉर्मेशन है पेज 87 की। पॉइंट टू पॉन्डर इसकी हेडिंग दी गई है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है जिसमें इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है और यहाँ पे एक रिंग फॉल करवाई जा रही है फ्रीली, जिसकी वेलोसिटी किस तरफ है, जिसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। स्टेटमेंट क्या दी गई है, अ कॉपर रिंग पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन वेयर अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज। व्हाट डू यू गेस अबाउट द करंट इन द रिंग्स एट पोजीशंस 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये बात रिवाइज कर लें कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है Q V क्रॉस बी या फिर Q V बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N। और यहाँ पे जो आप डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आप राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं या फिर आप यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर आप यूज करते हैं राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट।
सबसे पहले मैं राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि अगर आप डायरेक्शनल फार्मूला इसका लिखना चाहें तो एफ बी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी लिखा जाएगा, क्योंकि फिलहाल हमने जो चार्ज कंसीडर किया है वो चार्ज प्लस ई, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, लेकिन डायरेक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सिंबल का ताल्लुक है। नेगेटिव सिंबल आता तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारी परसेप्शन से बिल्कुल ही उलट आती। सो अब यहाँ पे मैं रेफरेंस के तौर पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बोर्ड से बाहर आता हुआ जेड एक्सिस है। अब जरा देखिए कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी किस तरफ है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस जे यूनिट वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो इसलिए लिख देते हैं माइनस के यूनिट वेक्टर। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे और जे क्रॉस के बनेगा। शॉर्टकट मेथड हम जानते हैं, तो इस तरीके से अगर ये आई हैट, ये जे हैट और ये के हैट की डायरेक्शंस हैं तो जे और के का प्रोडक्ट आई हैट होता है। सो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आई हैट के इक्वल होगी। सो जैसे ही यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये रिंग एंटर होगा तो इस जगह के ऊपर प्लेस्ड एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसके लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं E ओवर R, जहां पे R है रेजिस्टेंस ऑफ रिंग, और जो E है, E क्या है, इट इज मोशनल ईएमएफ, E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। सो यहाँ पे जैसे ही रिंग इस रीजन में एंटर होगा तो उस वक्त क्या होगा कि उसके अंदर जो करंट फ्लो करेंगे वो करंट किस तरह फ्लो करेंगे, वो फ्लो करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। और ऐसे ही जब हम यही लॉजिक इस पॉइंट के ऊपर मौजूद चार्ज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस पर भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगनी है, जिसकी वजह से यहाँ जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा वो किस तरफ ऑर्बिट कर रहा होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहा होगा। और अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो इस केस में यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं इधर भी उन पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। यहाँ पे जो चार्जेस प्लेस्ड हैं उनके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स की यही डायरेक्शन होगी। तो उसका नतीजा क्या होगा कि चूंकि तमाम चार्जेस एक ही डायरेक्शन में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेटिक फोर्स फील करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई नेट करंट मौजूद नहीं होगा, दैट मीन्स नो इंड्यूस्ड करंट। इस पॉइंट के ऊपर कोई भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि इस पूरी रिंग के ऊपर जो फॉल कर रही है उसके ऊपर नेट फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, इसलिए ये फॉल करते हुए क्या करे, फॉल करते हुए हल्का सा राइट डायरेक्शन में टिल्ट करना स्टार्ट कर दे, इसकी डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में भी हो जाए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 और 1 की बात करें तो वहां पे चूंकि मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ ही 0 है तो इस वजह से कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगी। अब अगर मैं यही एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ राइट हैंड पाम रूल से तो वो की जा सकती है। वो किस तरह से, सबसे पहले तो हम इन चीजों को यहाँ से रिमूव करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ओपन करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज इनटू द पेज। थंब पॉइंट आउट करेगा कन्वेंशनल करंट फ्लो या फिर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को जो कि डाउनवर्ड आएगा, और नॉर्मल टू द पाम टुवर्ड्स आर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। सो अगेन चूंकि मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, यहाँ पे करंट की वही डायरेक्शन आएगी जो पहले हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। और जब यहाँ पे यही रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे मौजूद और यहाँ पे मौजूद तमाम चार्जेस के ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इसलिए कोई नेट इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी बताता चलूं कि हो सकता है कि ये जो पूरा रिंग है इस तरीके से, इसमें एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, लेकिन कोई यहाँ पे जो नेट करंट है वो इस लूप में फ्लो नहीं करेगा। हाँ, इस फॉलिंग के दरमियान अगर इस रिंग के साथ यहाँ पे कोई बल्ब छोटा सा बहुत हल्के करंट पे ऑपरेट करने वाला कनेक्ट इस तरह से कर दिया जाए तो उसमें कन्वेंशनल करंट इस तरह फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। अब हम चलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तरफ, तो उसके लिए ये चीजें अरेज कर देते हैं।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओपन कीजिए। फर्स्ट फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी जो कि इनटू द पेज है, और सेकंड फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी जो कि डाउनवर्ड है, और थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को जो कि अगेन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। और पॉइंट नंबर 1, 3 और 5 के ऊपर कोई नेट करंट मौजूद नहीं होगा। पॉइंट 1 और 5 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही 0 है, लेकिन पॉइंट 3 के ऊपर नेट इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू 0 होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन है पेज 96 के ऊपर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लेते हैं। स्टेटमेंट दी गई है एन इंडक्शन एमीटर विद इट्स आयरन कोर जा, जिसमें ए पार्ट में ओपन और बी पार्ट में क्लोज्ड शो किया गया है। अराउंड अ वायर कैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट आई, some of the magnetic field lines that encircle the wire are routed through the coil by iron core and led to an induced EMF. The meter detects the EMF and is calibrated to display the amount of current in the wire. Dear students, क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि अगर किसी वायर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा हो तो वो चूंकि बार बार अपनी डायरेक्शन तब्दील करता है, और वो बार बार जब डायरेक्शन तब्दील करता है कि जब करंट इस तरफ है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरह से बनी है, इस डायरेक्शन में। और जब करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो किस तरफ बनी है, वो इस डायरेक्शन में बनी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस इंडक्शन एमीटर के अंदर से भी पास करती हैं, और जब ये पास करती हैं तो ये इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज करवाती हैं, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो इससे इस कॉइल के अक्रॉस क्या बनता है, इस कॉइल के अक्रॉस बनता है इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो रिलेशन है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज कर लेते हैं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और जो करंट है उसके लिए रिलेशन लिख लेते हैं ई ओवर आर। सो डियर स्टूडेंट्स, जब रेजिस्टेंस बहुत लो होती है तो करंट बहुत हाई होता है। इस वजह से जब इंडक्शन एमीटर की बात की जाए और उसके ये वाले जार्स क्लोज्ड हों तो चूंकि इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा, इस वजह से इंडक्शन एमीटर का जो डिस्प्ले पोर्शन है वो करंट की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप इसके जार्स ओपन कर लेते हैं तो इस वक्त जो करंट फ्लो का पाथ है वो टूट जाएगा, और करंट फ्लो का पाथ टूटने से क्या होगा कि अब रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी और करंट नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। नतीजतन एमीटर के जो करंट स्केल है उसके ऊपर रीडिंग की वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ, कुछ इंडक्शन एमीटर्स डिजिटल होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं। सो इस ओपन जाके केस में वो करंट डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस जो इस वायर के अक्रॉस अप्लाइड है, जो ईएमएफ इस वायर के अक्रॉस कनेक्टेड है, वो डिस्प्ले कर रहा होगा। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो बेस्ट तब होता है जब ओपन सर्किट के केस में ऑपरेट करता है, और जो एक आइडियल करंट सोर्स होता है वो बेस्ट करंट सोर्स तब होता है जब वो शॉर्ट सर्किट होता है। सो जब सर्किट ओपन है तो उस वक्त ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम और करंट 0 होता है, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट मैक्सिमम होता है और सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करके 0 पे आ जाता है। जैसे कि कभी घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, जो दो वायर्स आप किसी चीज़ की कनेक्ट करते हैं वो इस तरह से कनेक्ट कर दें कि दोनों टर्मिनल्स लाइव और न्यूट्रल मीट कर जाएं, तो शॉर्ट सर्किट होता है और बहुत ज़्यादा करंट उस वायर से फ्लो करता है, लेकिन घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। ये इंडक्शन एमीटर हम में से अक्सर ने ऑब्जर्व किया होगा। जब हम फ्रिज की रिपेयरिंग के लिए किसी टेक्नीशियन को घर में बुलाते हैं तो सबसे पहले वो घर के वोल्टेजेस को चेक करने के लिए फ्रिज की वायर के गिर्द एक इंडक्शन एमीटर लगाता है। जब जार्स क्लोज होते हैं तो वो प्रोवाइडेड करंट डिस्प्ले करके देख लेता है, और जब ओपन सर्किट किया जाता है तो उस वक्त वो पोटेंशियल डिफरेंस जो घर के अक्रॉस आ रहे हैं, जो यूजुअली 220 वोल्ट होने चाहिए, वो चेक कर लेता है कि क्या घर के
वोल्टेजेस और करंट की वैल्यू ठीक है, ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर आ रही हो उसकी वैल्यू कम हो जाए, इस वजह से फ्रिज ठीक से काम ना कर रहा हो। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन है पेज 100 की, हेडिंग है फॉर योर इंफॉर्मेशन, और क्या बताया गया है, फैराडेज होमोपोलर जनरेटर विद विच ही वाज एबल टू प्रोड्यूस अ कॉन्टिन्यूस इंड्यूस्ड करंट। होमोपोलर से मुराद है जिसकी पोलैरिटी एक ही रहती हो, दैट मीन्स सिंपली इट इज अ डीसी जनरेटर। इसमें यहाँ पे साइड पे क्या मौजूद हैं, मैग्नेट्स मौजूद हैं, और मैग्नेट्स के साथ यहाँ पे एक डिस्क मौजूद है जो कि रोटेट करवाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डिस्क है और ये डिस्क इस सेंट्रल एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाई जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेट का नॉर्थ पोल कनेक्टेड है, और इस डिस्क की बैक साइड के ऊपर मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है इस लिमिटेड से पोर्शन में जहां पे ये मैग्नेट के पोल्स हमने प्लेस किए हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू दी पेज है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी गई है। अब क्या किया जाता है कि इस डिस्क को एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी के सोर्स से कपल करके रोटेट करवाया जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस डिस्क को प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे जाहिर बात है बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, और जैसे ही कोई चार्ज इस पोर्शन से इस तरह से गुजरता है कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपवर्ड होती है इस पॉइंट के ऊपर, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि फिर फार्मूला एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एप्लीकेबल हो जाता है। डायरेक्शनल फार्मूला एफ बी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी एप्लीकेबल हो जाता है, और अगर हम इस डायरेक्शन में x, इस डायरेक्शन में y और बोर्ड से बाहर की तरफ z डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होने की वजह से j, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज होने की वजह से माइनस k लिखी जाती है। अब हम ये बात जानते हैं शॉर्टकट मेथड के तहत कि अगर ये I है, ये J है, और यहाँ पे इस तरीके से K लिखा गया है, तो जो J क्रॉस K है उसका आंसर प्लस I होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम माइनस बाहर कॉमन निकाल लेते हैं J क्रॉस K, और इस वजह से ये बन जाता है माइनस I। नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के ऊपर, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होगी। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लें, तो क्या होगा कि इसका डायरेक्शनल फार्मूला एफ बी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी बन जाएगा यूनिट वेक्टर्स के केस में, और माइनस ऑफ जे क्रॉस माइनस ऑफ के का आंसर क्या होता है, वो होता है प्लस जे क्रॉस के। इसका मतलब है जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगी। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे यहाँ पे इस सेंट्रल एक्सिस के अक्रॉस आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर इधर जमा होना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स इस डिस्क का एक पार्ट जो सिलेंडर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और एक पार्ट जो कि ये एक्सल से कनेक्टेड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक वायर लगानी है, ये नेगेटिव टर्मिनल बन गई एक्सल के साथ जो कनेक्टेड है, और एक वायर किसी स्लिप रिंग या कार्बन ब्रश के थ्रू हम यहाँ से इस जगह पे लगाएंगे, और ये एंड क्या बन जाएगा, ये एंड पॉजिटिव एंड बन जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेट्स के अंदर हमने क्या किया है, मैग्नेट्स के अंदर हमने एक मेटालिक डिस्क को एक मेटालिक एक्सल के गिर्द रोटेट करवाया है, एक लिमिटेड से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज अप्लाइड थी, जिसकी वजह से जो डिस्क वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो एक्सल वाला पार्ट है वो नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें डीसी जनरेटर की तरह एक्ट करने वाला होमोपोलर जनरेटर मिल गया। तो ये इनिशियल जनरेटर्स में से एक है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 50% के करीब होती है। इस जनरेटर की जो एफिशिएंसी है वो नियरली 50% के करीब होती है। सो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, और ऑब्वियसली अब हमारे पास जो मॉडर्न जनरेटर्स हैं वो इसकी निस्बत कई गुना ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सारी साइड इन्फॉर्मेशन के डिस्कशन के बाद हम कुछ पते की बातें करेंगे,
और पते की बातें क्या होंगी, वो होंगी जो मैग्नेटिक फ्लक्स के एसआई यूनिट और उसके सीजीएस यूनिट के अंदर जो रिलेशन है वो डिस्कस किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, साइड इन्फॉर्मेशन की डिस्कशन के बाद हम कुछ पते की बातें करेंगे और इसमें हम कुछ क्वांटिटीज के सीजीएस और एमकेएस दैट मींस एसआई यूनिट्स में रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, उसका एक्सप्रेशन बी डॉट ए होता है और यहाँ पे इसका यूनिट वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर पुट किया जाता है। और अगर 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से पास हो रही हो तो 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। अब हम ये बात जानते हैं कि जो टेस्ला है वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होता है। इस वजह से 1 वेबर किसके इक्वल आएगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर के, मीटर मीटर से कैंसिल आउट होगा। सो 1 वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। फर्दर न्यूटन की जगह पे लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 वेबर विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर ओवर एम्पेयर। दैट मीन्स 1 वेबर क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। और अब अगर आप एमकेएस या एसआई यूनिट्स को सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करें तो ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लें। 1 वेबर किसके इक्वल बन जाएगा, ये बनेगा 1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स और मीटर स्क्वायर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा और एम्पेयर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, वहां लिखा जाएगा 10⁻⁻1 एब एम्पेयर्स। फर्दर ये बनेगा 1 वेबर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स इंटू 10⁻² का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर और साथ लिखा हुआ है 10⁻⁻1 और एब एम्पेयर। सो फर्दर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 वेबर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³, ये वाली पावर बन जाएगी 10⁻⁴ और ये -1 ऊपर आके +1 बन जाएगा। सो 10⁻+1 और यूनिट्स होंगे ग्राम्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एब एम्पेयर। सो जिस तरीके से हम इन यूनिट्स को मिला के क्या लिखते हैं, वेबर लिखते हैं, वैसे ही ये यूनिट्स मिला के क्या लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे मैक्सवेल। क्या लिखे जाएंगे, मैक्सवेल। और ये पावर्स 3 + 4 + 1 ऐड होके 10⁸ मैक्सवेल्स बन जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ 1 वेबर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सीजीएस यूनिट्स में 10⁸ मैक्सवेल्स के इक्वल होता है। और अगर 1 मैक्सवेल निकालना हो तो फिर हम उसे 1/10⁸ वेबर लिखते हैं जो फर्दर 10⁻⁻8 वेबर के इक्वल आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो B डॉट A होती है और जो इसका यूनिट है वो वेबर होता है जो कि टेस्ला और मीटर स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। अगर हम वेबर को डिफाइन करें तो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्केलर एरिया देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर। तो अगर यहाँ से अब आपने मैक्सवेल को डिफाइन करना हो तो मैक्सवेल किस तरह से डिफाइन होगा, सबसे पहले तो आप टेस्ला की जगह पे गॉस लिखेंगे और मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और 1 1 1 लिख देंगे। आप कहेंगे इफ 1 गॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर स्केलर एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया इज सेड टू बी 1 मैक्सवेल। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के साइड इन्फॉर्मेशन और कुछ रिलेटेड डिटेल्स हमने सीजीएस यूनिट्स की पढ़ी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी चैप्टर 15 की साइड इन्फॉर्मेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।